We will start with a very quick revision of Newton's law of gravitation. उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं. We will first of all quickly derive the expression. उसके बाद हम उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे and then we will see what is superposition of forces in gravitation. And then our target will be to solve two questions for today. So last session में, in the last lecture, what we have went through is already हमने देखा था what is universal law of gravitation, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हो, और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हमको ऑलरेडी पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है. इट इज स्टेटमेंट, अगर आपको याद होगा, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. लेकिन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आया कहाँ से? तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आता है फ्रॉम मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. तो ओरिजिनली न्यूटन वाज स्टडीइंग मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और आप सबको पता है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर मोशन. तो पहले पूरा बेसिक आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, जो भी आपने स्टेटमेंट बोला वो कहाँ से आया. तो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कैन बी टेकन टू बी सर्कुलर मोशन, और अगर मोशन सर्कुलर है तो फोर्स कौन सा आएगा? सेंट्रीपिटल. तो जब न्यूटन इस मोशन का स्टडी कर रहा था तब ऑलरेडी तीन चीजें पता थी. नंबर वन, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून टू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करेंगे RM से. और पता था हमको टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ, मतलब 27.3 डेज. तो टाइम पीरियड वाज नोन टू बी 27.3 डेज, और इसको अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. हर एक दिन में 24 आवर, हर एक आवर में 60 मिनट, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स. तो ये वैल्यू आती है, क्या आती है वैल्यू? मैं लिखा है वहां पे, व्हाट इज दिस वैल्यू? मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ रहा हूँ. लिखा है नोट्स में 27.3. फॉर्मूला जहां लिखा है उसमें 2π/t, और t की जगह पे हमने डिराइव वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू. तो एनीवेज 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 2.35 इंटू 10⁻⁶, ऐसा कहीं तो लिखा होगा. I'll tell you, बताता हूँ मैं. वो है वो वैल्यू वहां पे. तो ये 2.35 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड आता है. दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ. तो पहला पैरामीटर जो पता था दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ इज 27.3 डेज. दूसरा हमको जो पता था दैट इज डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ सेंटर, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट. इसको रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं. किसका ऑर्बिट है? मून का ऑर्बिट है. ये है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर में है. एंड द थर्ड थिंग दैट वाज नोन वाज दैट दिस मोशन इज सर्कुलर. तो अगर सर्कुलर मोशन है तो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, एंड दैट इज mv²/r, या फिर mr⍵², या फिर mv⍵. हम यूज करते हैं mr⍵², फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि हमको टाइम पीरियड पता है. ओमेगा क्या होता है? 2π टाइम पीरियड. तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. और राइट हैंड साइड पे क्या है? mr⍵². किसका? r, मून का ऑर्बिटल रेडियस. और यहाँ पे ये किसका एक्सीजन है? मून का. और ये भी क्या है? मून. कैंसल एंड कैंसल. तो एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज RM इंटू 2π/t का स्क्वायर.
अब अगर यहाँ पे आप Rm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो 3.85 इंटू 10⁸8, 10⁵ किलोमीटर है, 8 मीटर है। 2 पाई बाय टाइम पीरियड 3 पॉइंट कितना है 2.35 10⁶। तो ये 2.35 इंटू 10⁶ अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे और इसका क्या करना है स्क्वायर, जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन ने सबसे पहले मून का एक्सेलरेशन फाइंड किया अराउंड अर्थ, फिर न्यूटन ने इसके बाद लिया एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ था अर्थ के सरफेस पे था। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मून या फिर वो ऑब्जेक्ट, ये मून है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है अर्थ के। सो दे आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। मतलब अगर दोनों का एक्सेलरेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है अर्थ का ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो ये जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अर्थ के सरफेस पे, इसकी वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर। एक्चुअली कल या परसों आप देखोगे कि ये 9.8 वैल्यू सिर्फ पोल पे आती है, इक्वेटर पे आता है 9.73, पोल पे आता है 9.8 और हमारा सिटी समवेयर इट इज हियर, तो हमारा 9.7576 के आसपास आएगा। तो यू विल सी ये जी की वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन ऑन अर्थ। यू विल आल्सो सी अगर आप अर्थ के नीचे जा रहे हो डेप्थ में तो भी चेंज होगा। यू विल आल्सो सी अगर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो भी चेंज होगा। तो ये 9.8 इसको लोकल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे कांस्टेंट है, बाकी जगह पे ये वेरिएबल है। गुड। तो ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ का वैल्यू है पोल का। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के पोल पे होगा, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे होगा, तब उसका वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट when kept on the surface of earth at the pole is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इन दोनों को डिवाइड करते हो, डिवाइड क्यों किया, लुक प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बोला कि मून हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों तो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। मतलब उन दोनों पे क्या एक्ट हो रहा है अर्थ का ग्रेविटी, मतलब दोनों का अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्यों होगा बिकॉज ऑफ अर्थ। तो एक काम करते हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन कंपेयर करके देखते हैं सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो इसने जब कंपेयर किया, कंपेयर करना मतलब क्या करना रेशो लेना। तो जब कंपेयर किया तो व्हाट ही फाउंड वाज 9.8 डिवाइडेड बाय 0.0027, यह आ जाता है 3600, मतलब यह आ जाता है 60 का स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब तो ये 60 ही क्यों आया, फिर 50 क्यों नहीं आया, 45 क्यों नहीं है। तो न्यूटन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द आंसर। न्यूटन ने क्या किया, अलग अलग पैरामीटर्स ट्राई करके देखे। देन ही थॉट कि सब कुछ तो करके देखा, 60 का स्क्वायर आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं अभी डिस्टेंस को डिवाइड करके देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग यू इंक्लूडिंग मी अगर वो अर्थ की सरफेस पे है तो उसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब उसने डिवाइड किया, व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हमने डिनोट किया है आर एम से, इसको हमने डिनोट किया है आर ओबीजे, आर ऑब्जेक्ट। तो ये आर एम अपॉन आर ऑब्जेक्ट ये आपके पास है, याद है 3.85 × 10⁸ मीटर में 5 किलोमीटर में। और ये रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज रेडियस ऑफ अर्थ कितना आता है किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर, तो जब इसने पूरे कैलकुलेशन किए तो इसको मिल गया 60, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will see acceleration of object upon acceleration of moon
इज आर एम अपॉन आर ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो इफ यू नोटिस, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्सेलरेशन है और राइट हैंड साइड पे, लास्ट बेंच ध्यान यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में है, तो ये रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। Therefore, acceleration is inversely proportional to r square. यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। और हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, लेकिन एक्सेलरेशन खुद प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर को, तो फोर्स भी प्रोपोर्शनल है m/, ये कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे मून या फिर वो ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी एक। किसने लगाया, अर्थ ने। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ड्यू टू अर्थ। सो दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट या फिर मून, दोनों में से कोई भी, ऑब्जेक्ट और मून। लेकिन अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया फोर्स उस पे, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपॉन, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m/r स्क्वायर। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ऑब्जेक्ट और मून। तो जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m/r स्क्वायर। एक्चुअली कंबाइन करने के बाद ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम लिख देंगे, दोनों कंबाइन कर दोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू m/r। और अगर मेरे पास ये जो दो मासेस है, एक तो मास ऑफ अर्थ है, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मास ऑफ मून है, तो इन जनरल हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना, अर्थ और ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ और मून होगा, दो ऑब्जेक्ट है अलग से। तो फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स, what you can write down is F is proportional to m1 m2 by, तो यहां से आता है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल मतलब m1 ऑफ मैटर attracts every other particle of matter, मतलब m2, every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Very good. And inversely proportional to square of distance between them. तो यहां से आगे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। कांस्टेंट नहीं, वो जी होता है। अब उसको हम लिखेंगे, तो देयरफॉर यू हैव force proportional to m1 m2 by r square, and therefore F equal to G m1 m2 by r square। तो ये जो G है इसको बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके आपको SI यूनिट्स और डायमेंशन फाइंड करने हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके SI यूनिट फाइंड करना बहुत सिंपल है। यहां से G बन जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। कुछ नहीं है, r स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दिया, m1 इंटू m2 को भी शिफ्ट कर दिया, तो G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ऐसा यूनिट ऑफ G इज क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कल आना, कल टुमारो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब इसके डायमेंशंस फाइंड कर लो। इसके डायमेंशंस फाइंड करना भी बहुत इजी है।
तो डायमेंशंस फाइंड करना है, तो f के डायमेंशंस, r स्क्वायर के डायमेंशंस और m इंटू m मतलब मास के स्क्वायर के डायमेंशंस, ये आ जाएगा m1 l1 t माइनस 2 l2 अपॉन m2। तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये आ गया g के डायमेंशंस। m1 l2 t माइनस 2 मत लिखना, वो एनर्जी होता है। तो इट इज m1 l1 t माइनस 2 फोर्स, और साथ में l स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, r मतलब लेंथ, लेंथ इज टू 2 और अपॉन मास इनटू मास इज मास स्क्वायर, तो m स्क्वायर। तो ये आ गए डायमेंशंस ऑफ g। तो अब तक हमने ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन देखा, इसमें हमने कहीं पे भी फोर्स के डायरेक्शन की बात नहीं की। और अगर आप नोटिस करोगे, मैंने आपको पहले दिन ही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन साथ में होना चाहिए, क्योंकि इफ यू नोटिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सबसे पहले कूलम्स लॉ लिखते हो, यहाँ पे आपने न्यूटन्स लॉ लिखा, फिर आप कूलम्स लॉ को स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हो, फिर यहाँ पे भी हमको न्यूटन्स लॉ को स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, मतलब हमको डायरेक्शंस निकालने हैं। तो हमको ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। So we will write down gravitational force in vector form. Gravitational force in vector form. अब इसका डेरिवेशन एकदम सिंपल है, we will keep it extremely simple. सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में पता होगा तो सब समझ में आएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट दिस। हमारे पास दो मासेस है, और दो मासेस को लोकेट करने के लिए, उसका लोकेशन बताने के लिए हमको चाहिए होता है ओरिजिन। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, देन हमने यहाँ पे दो मासेस रख दिए। लेट अस से दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2। ओरिजिन से m1 मास का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और m2 का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इसको बोल देंगे r1 बार, इसको बोल देंगे r2 बार। तो अब सबसे पहले मैंने दो मासेस कंसीडर किए m1 और m2, उसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार एंड r2 बार। तो पहले मेंशन कर लेते हैं, फिर इसके आगे बाद में देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू मासेस m1 and m2 with position vectors r1 bar and r2 bar। देन याद रखना, पोजीशन वेक्टर का एक स्पेसिफिक कंडीशन था, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए और उस पॉइंट पे खत्म होना चाहिए। करेक्ट। फॉर एग्जांपल लेट अस से आप सब ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से एक मास मेरे लेफ्ट साइड पे है, एक यहाँ पे राइट साइड में है। मैं ओरिजिन हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे ओरिजिन सेट है, तो फिर आई एम मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मास एंड सेकेंड मास। तो मेरे लिए पहले मास का पोजीशन वेक्टर कितना है r1, दूसरा कितना है r2 बार। मतलब एक ओरिजिन से मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और उसी ओरिजिन से क्या है, r2 है। तो ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है कि ओरिजिन से ही पोजीशन मेजर होगा, m2 का पोजीशन आप m1 से भी मेजर कर सकते हो। अल्टीमेटली पोजीशन वेक्टर का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जहां से तुम पोजीशन मेजर कर रहे हो, वेक्टर वहां से स्टार्ट होना चाहिए, और जिस पॉइंट का पोजीशन मेजर करना है उस पॉइंट पे एंड होना चाहिए। तो मुझे जब m1 का पोजीशन चाहिए था, तो मैंने ओरिजिन से वेक्टर स्टार्ट किया और एंड कहाँ किया, m1 पे, इसको बोल दिया r1 बार। मुझे अगर m2 का पोजीशन चाहिए, तो मैं ओरिजिन से वेक्टर स्टार्ट करूंगा और एंड कहाँ करूंगा, m2 पे। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ m1 एंड m2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अगर मुझे सेकेंड पार्टिकल का m2 का पोजीशन वेक्टर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू m1, तो वेक्टर स्टार्ट कहाँ से होगा, m1 से, खत्म कहाँ होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे r21 बार। r21 बार बोल सकते हो, r12 बार बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द नोटेशन। अभी वो नोट्स में देखो नोटेशन क्या यूज किया है, r21 यूज किया है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये r21 का इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं। हम पहले यहां तक समझा गया, दो ही मासेस थे, एक m1 था एक
m1 का पोजीशन वेक्टर था r1 बार और m2 का है r2 बार। कहाँ से? ओरिजिन से। लेकिन मैं m2 का पोजीशन m1 से मेजर कर सकता हूँ क्या? यस। वो क्या आएगा? r21 बार। उल्टा भी कर सकते हैं क्या? m1 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू m2 कर सकते हैं क्या? यस। वो वेक्टर उल्टा आएगा, वो वेक्टर होगा r12 बार। करेक्ट। तो अब हमको ये r21 बार फाइंड करना है। तो दो मेथड्स है, अच्छे से समझ लो दोनों मेथड्स। अगर आपको याद होगा, हमने जब मोशन इन 1D देखा था, तो उस केस में अगर हमारे पास एक पॉइंट है, लेट अस टेक सम पॉइंट ए, यहां से ए पॉइंट से एक पार्टिकल गया बी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का कहां से कहां तक? और इफ यू रिमेंबर, तो उस केस में भी हमने ए वेक्टर का पोजीशन, ए का पोजीशन वेक्टर लिखा था स्मॉल ए बार, और बी का पोजीशन वेक्टर लिखा था स्मॉल बी बार। एंड देन वी से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कैसे लिखते हो? ए बी बार, विच इज इक्वल टू, भूल गए, भूल गए, डिटेल में बताया था मैंने। ए से जब बी जाता है, ए से बी जाता है, तो बी बार माइनस ए बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस। ये तो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का। अगर सी से डी हो तो डी बार माइनस सी, अगर ए से सी हो तो सी बार माइनस। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, m1 जहां था वही है, m2 जहां था वही है, लेकिन अगर मुझे m2 का पोजीशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू m1, तो मैं सेम लॉजिक यूज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ r21 बार इक्वल टू r2 माइनस r1, या फिर बताता हूँ मैं, है नहीं, या फिर मैं लिख सकता हूँ r1 माइनस। अब कौन सा यूज करेंगे? तो एक तो मैंने मेथड बता दिया आपको, दूसरा मेथड भी है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुमको पता है ट्राइंगल लॉ में जहां पहला वेक्टर खत्म हो और अगर वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाता है? टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ। इफ यू नोटिस, r1 बार जहां खत्म हो रहा है, वहां से r21 स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? r2 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। सो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, from triangle law, what you can write down is, आप इसको क्या लिख सकते हो? सिंपल है ये, r1 बार प्लस r21 इक्वल टू, हमको क्या चाहिए था? r21। तो व्हाट इज r21? r2 माइनस, ये आ गया पोजीशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1। r1 बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 with respect to origin. r2 bar is position vector of with respect to r21 is the position vector of m2 with respect to m1. Simple. Logically speaking, मैंने अभी बताया, मैं ओरिजिन हूँ, मैं यहाँ से m1 का पोजीशन मेजर करता हूँ, उसको वेक्टर बनाता हूँ, r1 बार बोलता हूँ। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट था, सेकंड मास का पोजीशन मेजर करता हूँ, उसको r2 बोल देता हूँ। ये तो मेरे रिस्पेक्ट से है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपना डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तो अगर एक दूसरे से अपना पोजीशन मेजर कर सकते हैं, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। उल्टा भी कर सकते हो सिमिलरली। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको क्या करना है, हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किसको? फोर्स को। कौन से फोर्स को? ग्रेविटेशनल फोर्स को। सिमिलरली पोजीशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 क्या आएगा? r12 बार। देखो वहां क्या था? r21 r2 माइनस, तो r12 विल बी, हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। यहां तक क्लियर? ये समझेगा तो आगे समझ में आएगा। तो सो फार
दो मासेस लिए, दोनों का ओरिजिन से हमने पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब किया, फिर दोनों का पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो फोर्स, अगर नोटेशन याद होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1, कौन लगा रहा है? 2, इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन लगा रहा है? तो ये आ जाएगा जी m1 m2 बाय मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r21 कैप। इधर 1 2 तो उधर 2 1, ऐसा क्यों था? उसका एक रीजन है। q1 चार्ज और q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव थे, तो रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? F12 लिखने का मतलब फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? लगा कौन रहा है? तो जो लगा रहा है वो उसको क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा मतलब पुश करेगा, बराबर। तो फोर्स किस पे लग रहा था? कौन लगा रहा था? कैसा लगा रहा था? रिपल्शन। रिपल्शन मतलब खुद से दूर धक्का देना, मतलब 2 to 1। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वाज फ्रॉम 2 to 1। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 बाय। इस केस में फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? कैसा है फोर्स? मतलब 1 से, तो क्या लिखा आपने? R12 क्या है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। और अगर आपको पता हो कि सिर्फ जब मैंने दोनों में से एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया, दोनों पहले पॉजिटिव थे, लास्ट बेंच मुझे बार बार नहीं बोलना है कि ध्यान दो, यहाँ पे 100% से कम नहीं चलेगा, 100% अटेंशन चाहिए। और अगर एक चार्ज आपने माइनस कर दिया तो फोर्स क्या हो गया? अट्रैक्टिव। तो जैसे ही तुमने एक चार्ज को माइनस किया तो ऐसा हो गया, ये सही है। जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो दूसरा चार्ज पहले चार्ज को पहले धक्का दे रहा था, पुश कर रहा था, अभी क्या कर रहा है? तो पहले फोर्स और 2 to 1, अभी क्या है? 1 to 2, अभी टूवर्ड्स 2 है, तो इसलिए क्या लिखा हमने? 1 to 2, बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता है क्या? कभी नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है। हो गया, आंसर मिल गया आपको। यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे भी R12 है, ये F21 है तो ये भी R। खत्म। फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन लगा रहा है? खुद की तरफ खींचेगा, खुद की तरफ खींचेगा ना, तो 1 to 2 होगा ना। फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? अट्रैक्टिव है, यस। फोर्स लगा कौन रहा है? किस पे लगा रहा है? खुद की तरफ खींचेगा, यस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 1 to 2। हाँ, R1 to 2, फिर R12 कैप, राइट। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी 2 1। अब आपको दिख रहा है कि R12 कैप और माइनस R21 कैप क्या है? अपोजिट है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। तो फिर आप कर क्या सकते हो? ये F12 बार को लिख सकते हो क्या? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R12 इज माइनस ऑफ R21, मतलब F12 बार इक्वल टू माइनस G m1 m2 R स्क्वायर इंटू R। लेकिन ये कौन है? F21। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट। सिर्फ एक चीज जो कंफ्यूज करेगी आपको, इधर है ना, ये R21 बार है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, और इधर कैप्स है। कैप्स मतलब सिर्फ डायरेक्शंस होते हैं, तो नहीं तो फिर कंफ्यूज कर खुद को कर लोगे, बोलोगे इधर तो डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है, उधर उल्टा बोल रहे हैं। अरे वैसा नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? 2 का, विद रिस्पेक्ट टू
और वो कैप्स है, कैप्स क्या है, डायरेक्शन है। तो क्लियर। अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वापस याद करोगे तो वेक्टर फॉर्म के इमीडिएटली बाद था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। उसमें क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास अगर 2 से ज्यादा चार्जेस है, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है। इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, हमने लिखा था ऐसे, कंसिडर n चार्जेस q1 q2 q3 qn, the total force on acting on any charge. For example, अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, q1 है, q2 है, q3 है, q4 है, q5 है, q6 है, qn है, तो पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज ने फोर्स एक्सर्ट किया, पहले चार्ज पे तीसरे ने भी फोर्स एक्सर्ट किया, पहले चार्ज पे फोर्थ ने भी फोर्स एक्सर्ट किया, पहले पे फिफ्थ ने भी किया। तो हमको फाइंड करना था टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, या फिर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज, या फिर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज। पहले चार्ज पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 2 3 4 5 6 n। सेकेंड पे कौन कौन एक्सर्ट करेगा, 1 3 4 5 6 n। थर्ड पे कौन कौन करेगा, 1 2 4 5 6 n। करेक्ट। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है, सिर्फ यहाँ पे चार्जेस की जगह क्या है, मासेस है। तो हम यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस देखेंगे, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, तो हमारा अप्रोच यहाँ पे क्या रहेगा, हम यहाँ पे पहले सिर्फ 4 चार्जेस लेंगे। वी विल टेक इन टू अकाउंट ओनली 4 चार्जेस इनिशियली। पहले हम सिर्फ 4 चार्जेस कंसिडर करेंगे और बाद में उसको हम जनरलाइज करेंगे, कितने के लिए, n के लिए। तो पहले 4 चार्जेस और 4 मासेस ले लो, 4 पार्टिकल ले लो। तो लेट अस टेक ओनली 4 पार्टिकल्स इनिशियली। ये पहला मास है m1, ये दूसरा मास है m2, ये तीसरा मास है m3, ये मास है m4। नहीं, पहले सिर्फ 4। सो कंसिडर मासेस m1, m2, m3 and m4 as shown in figure। तो टोटल फोर्स हमको निकालना है, तो पहले हमको इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास is given by वेक्टर सम ऑफ, याद है क्या, वेक्टर सम क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि फोर्सेस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कर ही रहे तो ड्रॉ ही कर लेंगे। फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे। देखो 2 पे भी लग सकता है, 3 पे भी लग सकता है। हमने क्या बोला, फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है, कौन कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा और 4। ये फोर्स कौन सा है, फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, और कौन एक्सर्ट कर रहा है, 2 3 एंड। तो डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स 2, टूवर्ड्स 3 एंड टूवर्ड्स। तो डायरेक्शन है कि यहाँ पे, यस, इसलिए हमने क्या लिखा, वेक्टर सम। रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर masses। तो अकॉर्डिंग टू principle of superposition, resultant force on any mass is given by vector sum of forces due to all other masses individually। तो इनफैक्ट इवन स्टेटमेंट भी सेम है, सिर्फ वहां पे चार्जेस थे, यहाँ पे मासेस है, बाकी सब सेम है। इधर ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल लिखते नहीं है। वहां पे हमने क्या किया था, हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, 1/4πε0 q1 q2 by r² पूरा लिखा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकाला, 1/4πε0 q1 q3 by r² r13²। ऐसा लिखा था ना आपने, लिखा था ना। यहाँ पे उतना लिखना ही नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि किसी भी एक मास पे रिजल्टेंट फोर्स इज ड्यू टू सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। दैट्स इट। Resultant force on any mass is given by vector sum of forces due to all other masses individually।
मतलब लेट अस से let F1 bar be the resultant force, किस पे रिजल्टेंट फोर्स, फर्स्ट मास पे, be the resultant force on mass m1, on mass m1. Therefore what is the total force on first mass? कौन कौन लगाएगा फोर्स? Force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to, चार ही मासेस हैं, बाकी नहीं है। फिर यहां तक पहले मास पे दूसरे ने, तीसरे ने और चौथे ने क्या लगाया? फोर्स। तो हमने क्या किया, हमने पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड कर लिया, फिर हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड कर लिया, फिर हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, और सबको क्या कर दिया? ऐड। तो इन जनरल अगर n मासेस हो तो फोर्स ऑन 1 विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 अप टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अगर 1000 मासेस है, 1000 मासेस है, तो हम 1000 में लिखेंगे क्या? हमेशा। अब एक बार ये अच्छे से समझो नोटेशन को। हम पहले सिर्फ फर्स्ट मास का फोर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जनरलाइज करेंगे। पहले किसका फोर्स फाइंड करेंगे? हाँ, फिफ्थ का। किसका? फिफ्थ का ना, या फिफ्थ लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट। तो किसका फाइंड करेंगे पहले? फर्स्ट। हु इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स? फर्स्ट मास ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड, ड्यू टू फोर्थ, ड्यू टू n। तो समेशन जब लिखते हो तो पहले नोटेशन में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? तो देखो 1 1 1 1, फिर चेंज कौन हो रहा है? सेकंड नंबर 2 3 4 5 6 7 अप टू n। तो लिख दूंगा जे रन्स फ्रॉम 1 टू n, बराबर है। अब तुम जे की वैल्यू 1 डालते हो तो F11 आ जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? खुद ने खुद के ऊपर फोर्स लगा दिया। ऐसा अगर ग्रेविटी होता तो तुम जहां हो तुम वहीं रहोगे, तुम कहीं उठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ग्रेविटी तुम पे ऐड कर रहा है। इट विल अट्रैक्ट योरसेल्फ, यू विल अट्रैक्ट योरसेल्फ, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। ऐसा होता नहीं है। फिर तुमने क्या लिखना चाहिए? टू। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं 2 लिखता हूं तो जब मैं फोर्स ऑन 2 फाइंड करता हूं तो फिर क्या लिखोगे? समेशन F2J, बराबर बराबर। यहाँ पे J शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू n, लेकिन 2 नहीं लेना पड़े। J शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो इधर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ना, J इज नॉट इक्वल टू 2, J इज नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं तीसरे पे फाइंड करता तो J इज नॉट इक्वल टू, हर बार से लिखते रहेंगे हम लोग। एक काम करते हैं फिर, ये जो हमने 1 लिखा ना, 1, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से मास पे फोर्स फाइंड कर रहे हो। 1 पे करे तो 1, 2 पे करे तो 2, 3 पे करे तो 3, 4 पे करे तो 4, I पे करे तो I। Fij कंडीशन क्या थी? I और J की सेम नहीं हो सकती, तो J इज नॉट इक्वल टू हो गया। दिस इज हाउ। और ये कंप्यूटर में बहुत काम में आएगा, जिनका कंप्यूटर साइंस है या फ्यूचर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्लान है, तो तुम जब कोड करोगे ना तो ऐसे लूप बनाने पड़ते हैं। उसमें लिखना पड़ता है कि I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब I और J की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अब करके देखो, अब मुझे बताओ, आप बताओ कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करना है? फिफ्थ, 5 ले लेते हैं, 5 चलेगा? 5। तो क्या करेंगे? F5 समेशन F5J। J की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर हो गई 4, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि I की वैल्यू कितनी है? 5। तो J इज नॉट इक्वल टू, तो J की वैल्यू 1 2 3 4 एंड डायरेक्टली 6। शॉर्टकट नोटेशन आ गया, करेक्ट। तो ये मिल गया आपको, और ये वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? वेक्टर है। तो ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब यहाँ तक सब सेम ही है। सबसे पहले तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हो, तुम ग्रेविटेशन में भी बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हो, जैसे केप्लर्स लॉ हो गए। फिर उसके बाद तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू डू फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइन कूलम्स लॉ, दैट गिव्स यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस।
यहाँ पे आप बात करते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच गिव्स यू फोर्स बिटवीन टू मासेस। फिर वहां पे आपने वेक्टर फॉर्म देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यहाँ पे आपने वेक्टर फॉर्म देखा ग्रेविटेशनल फोर्स का, करेक्ट। उसके बाद वहां पे आपने प्रिंसिपल सुपरपोजिशन देखा था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ तक सेम है। अब इसके आगे थोड़ा सा चेंज होगा। अब बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहले सॉल्व करेंगे दो न्यूमेरिकल्स, और नन ऑफ यू विल बी इन हरी टू राइट डाउन, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। तो जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, नो वन ऑफ यू शुड रश एंड टेक आउट योर नोटबुक टू राइट डाउन एनीथिंग। एग्जाम्पल 5.1 हमारा ऑलरेडी हुआ है, एग्जाम्पल 5.2 हम लोग आज करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है, दो बॉडीज में फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि मासेस चेंज किए, सिर्फ चेंज क्या किया। तो अभी पहले तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या है वो समझ लो। पहले हमारे पास है फोर्स इन द फर्स्ट केस, वो कितना है, 1 न्यूटन। डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस को मान लिया r, अब डिस्टेंस को क्या कर लिया, डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ r1। और हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, F2 न्यू फोर्स। और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू अपॉन r स्क्वायर, बराबर। यहां तक क्लियर। G कांस्टेंट है और मासेस भी चेंज किए क्या, नहीं, तो M1 M2 भी क्या है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो F2 बाय F1 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का स्क्वायर। और ये जो R1 बाय R2 है, R1 बाय R2 कितना है, 1/2। R1 बाय R2 इज 1/2। नहीं समझ में अगर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 को तो 2 टाइम्स R1 लिख सकते हो ना। और ये F1 कहाँ गया, राइट हैंड साइड पे गया, R1 और R1 हो गया आंसर, वेरी गुड। तो क्या बचा, 4। F1 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो F2 इज 1/4। व्हाट इज 1/4, 0.25 न्यूटन। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अच्छे से पहले समझ लो क्वेश्चन। 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल्स A, B एंड C, ईच हैविंग मास m, तीनों का मास है सेम, आर केप्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो तीनों स्ट्रेट लाइन में है, विथ AB इक्वल टू BC इक्वल टू L। A fourth particle D is kept on the perpendicular bisector of AC at a distance L from B. Determine the gravitational force on D. तो पहले एक चीज आपने नोटिस की होगी, A, B, C तीनों का मास बताया है m, AB डिस्टेंस L है, BC डिस्टेंस L है। जो चौथा पार्टिकल है D पे, उसका मास नहीं बताया, तो वो मास भी हमको सेम कंसीडर करना पड़ेगा। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो लेट अस से ये A पॉइंट है जहां पे मास है m, ये C पॉइंट है जहां पे मास है m, इसके बीच में एक पॉइंट है B, यहाँ पे भी मास है m, AB है L और BC है L। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे L डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को 2 इक्वल सेगमेंट में क्या करता है, डिवाइड। यहाँ पे L डिस्टेंस पे एक मास है D पॉइंट पे, ये भी है m। और आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन D। तो D मास पे कितना फोर्स है, D पॉइंट पे जो मास है उस पे कितना फोर्स है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले D पे कौन कौन फोर्स लगाएगा वो समझ लो। फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन D ड्यू टू C। D पे A, B और C एक्सर्ट करेंगे फोर्स। फोर्स किस पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, A, B, C। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्ट, जो लगाता है उसके तरफ होता है।
तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए का डायरेक्शन आ गया फ्रॉम डी टू ए। फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, इसका डायरेक्शन आ जाएगा ये, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। सिमिलरली फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये आ जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। क्लियर है तक? उसके बाद अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, ये L और ये भी L, तो ये बनता है 45, ये भी बनता है 45। एंड इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर, स्ट्रेट लाइन जस्ट ये 45, तो ये भी 45। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट आप सीखोगे आगे जाके, जो जेई नीट करोगे वो तो सीखोगे ही, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि ऐसा डायग्राम जिसमें बॉडीज तो नहीं दिखाई लेकिन फोर्सेस दिखाए, तो यू शो ओनली फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब मासेस सारे तुमने गायब कर दिए, सिर्फ तुम दिखा क्या रहे हो? फोर्सेस। तो क्या दिखा रहे हो? फोर्सेस। तो हमारे पास कौन से फोर्स थे? एक था फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, एक था फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, और एक था फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। तो ये जो फोर्स है, फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। क्लियर? नाउ इफ यू सी, ये जो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, और एक आएगा नीचे। अब ऐसा क्यों किया हमने? सिंपल रीजन है उसका। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कहाँ पॉइंट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेगेटिव एक्स, एक होता है नेगेटिव वाई। ये एंगल कितना था? 45। एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए का कॉस 45 कंपोनेंट, और ये आ जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए का साइन 45 कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। ये 45 है, तो ये कौन सा है? फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी कॉस 45, और ये कौन सा है? फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी साइन 45। क्लियर? राइट? फोर्स on D due to A cos 45 and D due to C cos 45 they are equal, but तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आखिरी में आपके पास तीन ही फोर्सेस बचेंगे। कौन सी तीन बता देता हूं। तो लास्टली आपके पास तीन ही कंपोनेंट्स बचेंगे। एक ये जिसको आप बोल रहे हो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी साइन 45, ये वाला कंपोनेंट वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे। और एक ये कंपोनेंट है विच इज फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए का साइन 45, वो भी कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे, डाउनवर्ड्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, किस पे फोर्स एक्ट कर रहा है? रिजल्टेंट डी पे। क्या फाइंड करना था हमको? फोर्स ऑन डी। क्या फाइंड करना था? फोर्स ऑन डी। तो फोर्स ऑन डी विल बी फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए साइन 45 प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी साइन 45। ये वेक्टर तो ये भी क्या होना चाहिए, लेकिन तीनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? माइनस जे कैप, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप है। क्लियर है? अब अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है, Gm1 m2, मास से तो सब जगह पे सेम है, तो m1 m2 क्या आ जाएगा? अपॉन r, मतलब क्या? डिस्टेंस। L हर जगह पे L नहीं है, अच्छे से ध्यान दो। फोर्स ऑन D ड्यू टू A, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो ये कितना है? √2L है। क्यों? हाइपोटेन्यूज बराबर। लेकिन हमको डिस्टेंस का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए कितना आ गया? √2L। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2L स्क्वायर। तो ये क्या आएगा?
2l, और तो ये भी तो वही डिस्टेंस है फिर, है ना। तो r स्क्वायर dc मतलब डिस्टेंस बिटवीन d एंड c का स्क्वायर, ये भी कितना है 2l। मतलब फोर्स ऑन d ड्यू टू a और d ड्यू टू c क्या है, इक्वल है। इसलिए तो कैंसिल किया ना वो दो कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों क्या थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन। और ये कितना डिस्टेंस है एल स्क्वायर, क्योंकि डी से बी का डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर। ये ना तक पक्का। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी क्या है, सेम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए साइन 45 लिख सकते हैं क्या, प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी माइनस जे कैप। तो फोर्स ऑन डी इक्वल टू what is force on d due to a, g m square upon sin 45, force on d due to b, g m square by minus j cap। तो फोर्स ऑन d इज इक्वल टू 2 माइनस क्या कॉमन निकलेगा, अपॉन 1 बाय प्लस 1, और साथ में अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, डायरेक्शन नहीं, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए डायरेक्शन नहीं, तो ये माइनस और जे कैप कैंसिल, मतलब नहीं लिखना। तो क्या आएगा, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 1/√2 + 1। डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।